हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंटर ऑफ मेनल थेरेपी। और अब हमने सेशन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे शोल्डर की जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं उनके ऊपर। तो ये हमारे पास लेक्चर की आउटलाइन है, ये हमारे पास कंटेंट जो है जिन जिन के ऊपर हम जो है वो फोकस करेंगे, जिसपे प्राइमरली कह लें कि जिसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस होगा वो टॉप 4 होंगी। और आहिस्ता आहिस्ता हम सारी कोशिश करेंगे डिस्कस करने की। तो लेट्स स्टार्ट विद द सब एक्रोमियल बर्साइटस की उनकी सिम्टम्स क्या है, उनकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, पेशेंट किस सिम्टम्स के साथ आएगा, उनकी इचियोलॉजी क्या है, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है, और फाइनली उनका जो है मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन विद द सब एक्रोमियल बर्साइटिस। अब सब एक्रोमियल बर्साइटिस मतलब एक्रोमियन प्रोसीस जो है स्केपुला का, उसके नीचे सब एक्रोमियल बर्सा होता है जिसको नाम है सब एक्रोमियल बर्सा, उसकी इन्फ्लेमेशन इज कॉल्ड सब एक्रोमियल बर्साइटिस। तो दिस इज द एक्रोमियन प्रोसेस, दिस इज कोरेक्वाइड and this is the acromial coracoid and this is the clavicle, this is the acromial clavicular joint। तो एक एक्रोमियल एक्रोमियन प्रोसीस के नीचे बरसा पड़ा हुआ है, जैसे ही वो सोयल या इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो वो बर्साइटिस कंडीशन कहलाएगी। तो ये सब एक्रोमियल बरसा है, इसीलिए कंडीशन कहलाएगी सब एक्रोमियल बर्साइटिस। ठीक है, उसके नीचे मसल का टेंडन है, उसको हमने उसके ऊपर बात करेंगे। तो सब एक्रोमियल बर्साइटिस की डेफिनेशन होगी कि इन्फ्लेमेशन या सोइलिंग ऑफ द सब एक्रोमियल बरसा। तो मूव करते हैं। एक्यूट बर्साइटिस मतलब बिल्कुल कह लें कि रिसेंट जो मैकेनिज्म इंजरी की वजह से हो, तो ये बिल्कुल रेयर होता है, लेकिन कैल्सिफिक जो टेंडनाइटिस है उसके बावजूद कह लें या उसके बाद जो है सेकेंडरी टू कैल्सिफिक टेंडनाइटिस, उसके बाद ये बिल्कुल बिल्कुल रेयर है। होता क्या है, इसकी जो कैल्शियम की डिपोजिशन है वो माइग्रेट करते हैं सब डेल्टोइड बर्सा में। तो इन कंडीशन में जो कैल्शियम की डिपोजिशन है वो माइग्रेट करती है, और इमोबिलिटी की वजह से या किसी भी वजूहत की वजह से माइग्रेट इनटू द फ्लोर ऑफ द सब डेल्टोइड बर्सा। ये बिल्कुल ही रेयर कंडीशन है, और जो कि एक्यूट रहे फॉर लॉन्गर देन अ फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद ये डेफिनेटली मतलब एक्यूट बर्साइटिस की अगर बात करो तो वो बिल्कुल ही रेयर है। तो एक्यूट और क्रॉनिक हम दोनों को पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, तो उनके में फिजिकल फाइंडिंग। तो सब्जेक्टिव और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव वो चीज़ जो पेशेंट हमें पता है, और ऑब्जेक्टिव वो जो हम उनसे पूछे। ठीक है, दोनों में ये फ़र्क है। तो सब्जेक्टिव से मुराद हमने जो फाइंडिंग देखनी है उसमें हमने सबसे पहले साइट ऑफ पेन, जो एक्यूट बर्साइटिस है उसका हमने साइट ऑफ पेन, मिसाल के तौर पे शोल्डर पेन के साथ आ रहा है तो लाजमी तो नहीं है एक्यूट बर्साइटिस ही हो, तो हमने साइट ऑफ पेन देखनी है। नेचर ऑफ पेन न्यूरल तो नहीं है, शार्प शूटिंग है तो वो न्यूरल पेन है, डल एकिंग पेन है तो मस्कुलर है। इस तरह करके एक्टिव मूवमेंट, पैसिव मूवमेंट, वो सारी फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे। ऑनसेट ऑफ पेन कितना होता है, कब हुआ है, किस टाइम है। लेट्स सपोज नाइट पेन इज क्लिनिकल या कह लें कि मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रोजन शोल्डर। इस तरह करके हम उसका ऑनसेट वगैरह चेक करेंगे, अगर स्टार्ट हुआ तो ड्यूरेशन उतना उसका कितना है, इस तरह करके। ठीक है, क्लिनिकल फाइंडिंग की अगर बात करें तो हमें पेन जो है वो लेटरल ब्रेकल रीजन पे मिलेगा। लेटरल जहाँ पे सप्रास्पाइनस का टेंडन जो पास होता है, या मिडिल जो डेल्टोइड के फाइबर्स हैं वो वाले मिडिल फाइबर्स है। ठीक है, तो एट द लेटरल ब्रेकल रीजन लेटरली, पॉसिबली रिफर्ड डिस्टली, थोड़ा बहुत पॉसिबल है कि वो रिफर्ड भी होता हो। जो इसका होगा कह लें कि टाइप होगी वो इंटेंस, कांस्टेंट एंड डल बिकॉज ऑफ मस्कुलर इन्वॉल्वमेंट समर, तो डल पेन भी। और समटाइम थ्रोबिंग, जिस तरह थ्रोबिंग वैसे तो कहते हैं स्टैबिंग पेन, जिस तरह किसी छुरी वगैरह जो है जैसे लग जाती है, या समहाउ कोई शार्प ऑब्जेक्ट जो है वो लग जाता है, थ्रोबिंग पेन उसको कहते हैं, लेकिन वो समटाइम होता है। वैसे इसका डल और कांस्टेंट पेन रहता है। ठीक है, और यूजुअली रैपिड बिल्डअप ऑफ द पेन ओवर द 12 to 70। एक्यूट का जो फेज होता है इन केस ऑफ बर्साइटिस वो 3 दिन के अंदर एक्यूट, उसके बाद सब एक्यूट, सम हाउ 48 के बाद सब एक्यूट, उसके बाद जो है वो क्रॉनिक। 3 दिन के बाद वो हमेशा क्रॉनिक ही कहलाता है। तो विद इन 12 to 72 आवर्स, मतलब 1 से 3 दिन के दरमियान अगर उसको रिसेंट इंजरी हुई है तो वो एक्यूट कंडीशन कहलाएगी। ठीक है, जो कि बहुत रेयर है। और टेंडरनेस हमें मिलेगी, टेंडरनेस अगेन पेन, वार्मथ, स्वेलिंग वगैरह, और स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन, और अगर उसमें इन्फेक्शन है तो वही बात होगी इन्फ्लेमेशन। और मूवमेंट, ऑल द मूवमेंट वुड बी पेनफुल। ठीक है, ऑल सारी मूवमेंट जो है शोल्डर की वो उस पर पेनफुल होंगी। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने उनका पोस्टर देखना है, लाइक आर्म स्लिंग है, सपोर्टिंग आर्म एट द एल्बो विद द अनविलॉन्मेंट हैंड, वेरी लिटिल रिलीफ इज फाउंड इन एनी पोजीशन बिकॉज ऑल द मूवमेंट्स आर पेनफुल। तो उसको बिल्कुल किसी एक को इक्की दुक्की ऐसी पोजीशन होगी जिसमें उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता होगा। और दूसरा उसका पोस्चर है कि उसने अपना बाजू जो है वो दूसरे हाथ से सपोर्ट किया होगा, क्योंकि सारी मूवमेंट पेनफुल है। वो अगर बाजू को छोड़ता है तो उसको ग्रेविटी पुल करती है, और डेफिनेटली लोड बढ़ता है तो वेट उठाना तो दूर की बात है, अगर उसको छोड़ता है तो वो राइट हैंड है तो वो उसने लेफ्ट से सपोर्ट किया होगा। तो ये इसकी पहचान है एक्यूट बर्साइटिस।
फ्रोजन शोल्डर वाला भी ऐसा नहीं होता। फ्रोजन शोल्डर वाला जब उसको मूव करता है तो उसको पेन होता है और कहता है कि मेरे जो जो उसका कैप्सुलर पैटर्न है। लेकिन एक्यूट बर्साइटिस वाला जो है वो हाथ या तो उसने सिलिंग बांधा होगा, सिलिंग या रस्सी या जो कपड़ा या कोई भी चीज उससे बांधा हुआ होगा, या दूसरे हाथ अपोजिट हाथ से, राइट है तो लेफ्ट, लेफ्ट है तो राइट से, जो उसने सपोर्ट किया होगा जस्ट बिकॉज उसका शोल्डर ना मूव करे, क्योंकि ऑल द मूवमेंट जो है आर पेनफुल, बिल्कुल कम रिलीफ उसको किसी मूवमेंट में जो है वो मिलता हुआ होगा। उसकी एक्टिव मूवमेंट, अब जैसे कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऑल द मूवमेंट्स आर पेनल, तो देयर वुड बी द मार्क्ड रिस्ट्रिक्शन, मतलब एक क्लिनिकल उसका मार्क होगा कि उसकी सारी मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्टेड होंगी। और सीवियर पेन का जो है वो उसका एविडेंस होगा ऑन अटेम्प्ट टू एलिवेट, और जैसे ही उसका अगर आप थेरेपिस्ट के पास आ भी गया तो उसके बाद जैसे ही वो उसको मूव कराने की कोशिश करेगा तो उसको सीवियर पेन जो है वो होगा। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन है जिन कंडीशन के साथ पेशेंट जो है। पैसिव मूवमेंट की बात करो तो डेफिनेटली अगर उसको पेन है तो पैसिव में भी उसको पेन होगा। तो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होंगी बाय द पेन इन द नॉन कैप्सुलर और एंड एम्प्टी एंड फील। एम्प्टी एंड फील इज द पैथोलॉजिकल, एंड फील के ऊपर मैंने एक वीडियो अलग से बनाई हुई जिसमें नॉर्मल है, तो दिस इज द नॉट नॉर्मल बिकॉज द एक्यूट बर्साइटिस की जो एंड फील मिलती है वो बिल्कुल एम्प्टी मिलती है, बिल्कुल एम्प्टी, और उसकी बिल्कुल चाह नहीं होगी उसको मूव करने की डेफिनेटली बिकॉज ऑल द मूवमेंट्स आर पेनफुल। सबसे पहले वो यही कहेगा कि डॉक्टर साहब पहले आप पेन जो है इसका कम करें। और जो जीएच रोटेशन है, ग्लिनोह्यूमरल रोटेशन है विद द आर्म एट द साइड मे बी फेयरली फ्री, तो ये मैंने बताया कि एक दो मूवमेंट जो है जिसमें उसको बिल्कुल, और एबडक्शन पास 60 और फ्लेक्शन इज यूजुअली नॉट परमिटेड। एबडक्शन 60 से ऊपर और फ्लेक्शन जो है 90 से ऊपर बिल्कुल जो है वो अलो नहीं होती, और जस्ट बिकॉज इस एंगल में जो है वो इंक्लाइनेशन हो जाती है और एंगुल आ जाती है। इसमें आपका हेड ऑफ जो ओवरहेड एक्टिविटीज़ है उस पर स्पेशली जो हेड फीमर जो ह्यूमरस का पार्ट है वो टच करना शुरू हो जाता है सब एक्रो में, इसीलिए वो बिल्कुल पेनफुल होता है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि एक किस्म का ममनू होता है। ठीक है। रेजिस्टेड मूवमेंट अनविलिंगलीनेस, अब उसको कोई एक्टिव मूवमेंट में उसको इतना पेन है तो वो कोशिश नहीं करेगा कि उन स्पेशली सप्रास्पेंटस मसल को वो, या जितने भी स्केपुलर या नेक के मसल्स हैं जो कि शोल्डर पे आके लग रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उनको छेड़ने की वो बिल्कुल कोशिश नहीं करेगा, तो बिल्कुल उसमें चाह नहीं होगी, देयर वुड बी अनविलिंगलीनेस। ठीक है। और जैसे ही क्रॉनिक फेज स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली उसका पेन कम हो रहा है तो उसके बाद जो है वो फिजियोथेरेपी है। एक्यूट में तो हम राइस हम उसका मैनेजमेंट में देखेंगे। फिर उसका जैसे ही क्रॉनिक स्टार्ट होता है तो व्हेन द पेन इज सबसाइडेड, पेन जैसे ही रेस्ट में कम हो जाता है एट द लेटरल ब्रेकियल रीजन, द पेशेंट कैन एक्टिवली एलिवेट डाउन टू एटलीस्ट 90 अबो 90 डिग्री एंड अबो एटलीस्ट 90 डिग्री ऑफ एबडक्शन एंड फ्लेक्शन एज वेल। तो फ्री में बता चुका हूँ, प्राइस स्टैंड्स फॉर पी फॉर द प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल लोड, जिस तरह उसने अपोजिट बाजू से जो है वो हाथ को पकड़ा हुआ है या सिलिंग से ताकि वो कम मूव हो, तो दिस इज आल्सो अ प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी। और राइस आर स्टैंड्स फॉर द रेस्ट, जितना मैक्सिमम हो उसको रेस्ट देना चाहता है, जितनी जो उसकी एक्टिविटी जो ईजिंग एक्टिविटी है, जो कंफर्टेबल एक्टिविटीज है वो परफॉर्म करो, अवॉइड जो है वो पेनफुल एक्टिविटी, जो भी आपको एक्टिविटी डिस्टर्ब करती है, डिस्कम्फर्ट करती है, अनकम्फर्ट करती है, अवॉइड द एक्टिविटी। आफ्टर दैट आइस, आइस अगेन फॉर द पेन रिलीफ एंड स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए। कंप्रेशन इज कंप्रेशन इज डेफिनेटली फॉर द समहाउ रिलीफ के लिए कंप्रेशन दी जाती है, और एलिवेशन अगेन वहाँ पे जो है एडिमा वगैरह या सोइलिंग वगैरह ना हो इसीलिए। और टॉनिक स्टेज में तो रिस्टोरेशन ऑफ द फुल रेंज में हम जॉइंट प्ले और रेंज ऑफ मोशन और स्ट्रेथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी जो है वो की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अब उसको पेन जो है वो बिल्कुल कम है, कम बिल्कुल कम नहीं है, लेकिन ही या शी कैन बियर, तो वो टॉलरेबल रेंज तक जो हम उनको मूवमेंट करा सकते हैं। तो स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एंड स्पेशली द जॉइंट प्ले, आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट स्पेशली, दे आर कह लें कि रिक्वायर्ड, बिकॉज इतने अरसे के बाद 6 से एक कुछ हफ्ते के बाद अगर इमोबिलाइजेशन के बाद अगर मूवमेंट परफॉर्म करोगे तो मूवमेंट जॉइंट जो है वो कॉन्ट्रेक्चर कह लें कि जॉइंट जो है वो कैप्सुलर टाइटनेस की तरफ चला जाता है। ठीक है। अब मैनेजमेंट की तरफ अगर हम एक्यूट की जिस तरह हमने बात करी तो उसके साथ साथ हमने राइस मेथड के साथ साथ हम मैनुअल थेरेपी अगर अप्रोच की बात करें तो उसमें हम जॉइंट मोबिलाइजेशन भी दे सकते हैं, लेकिन ये सारी एक्टिविटीज पेन सबसाइड होने के बाद की बात है। ठीक है। तो जॉइंट मोबिलाइजेशन है, सॉफ्ट टिश्यू टेक्निक्स हैं जिसमें जॉइंट मोबिलाइजेशन में मेडलाइन मोबिलाइजेशन या कोई भी आप टेक्निक जिसमें आप जो है वो जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस है और क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप करते हैं। सॉफ्ट टिश्यू टेक्निक बिल्कुल शोल्डर गिर्डल कॉम्प्लेक्स की तरफ बिल्कुल, क्योंकि जो शोल्डर जॉइंट है वो बिल्कुल ही ऑक्यूपाइड है विद द मसल्स विद द लिगामेंट एंड ऑल दिस, सो यू मस्ट नीड अ सॉफ्ट टिश्यू टेक्निक इन ऑर्डर टू रिलीज द सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स। ठीक है।
और मेंटेन द रेंज ऑफ मोशन जेंटल एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस की तरफ आप बढ़ सकते हो, जिसमें जितनी भी वो मूवमेंट जहाँ तक वो लेके जा रहा है उसके बाद आप उसको थोड़ा असिस्ट करो, या अगेन वो दूसरे हाथ से भी सपोर्ट दे सकता है, तो वो एक्टिव असिस्टेड ही कहलाएगी। ठीक है। इलेक्ट्रोफिजिकल एजेंट्स में हम क्रायोथेरेपी, आइस, इलेक्ट्रोथेरेपी के पार्ट, अगेन ये प्राइस का ही पार्ट है, आइसिंग जो है वो जो ठंडी ठकोर जिसको हम कहते हैं, और टेपिंग टेक्निक के टेप इज आल्सो पॉसिबल, ताकि जो है मस्कुलर जो टेंडन है वो रीलोकेट हो जाए और वो अपना काम भी साथों साथ उसके साथ हो। और एक्सरसाइज होम प्रोग्राम में हमने उनको सारा गाइड कर देना होता है कि आपने ये चीज़ें करनी है, आपने जो डिस्कम्फर्ट एक्टिविटीज़ है उनको अवॉइड करें, जो आपको ये पॉसिबिलिटीज़ हैं मतलब जो आपको ईज दे, जो कंफर्टेबल एक्टिविटीज़ हैं, डू दैट एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा करके। और क्रोनिक के लिए हम थेरापेटिक अल्ट्रासाउंड और लोकल थेरापेटिक अल्ट्रासाउंड इज द बेस्ट ऑप्शन इन द केस ऑफ स्कार ब्रेकिंग। जो स्कार डेवलप हो जाते हैं अंदर, जो एडिजन्स हो जाती है, जिस तरह एडिसिव कैप्सुलाइटिस है फ्रोजन शोल्डर में जिस तरह होता है, उसमें ये बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि ये उसके रेज, अल्ट्रासोनिक रेज अंदर जाके जो उसको टीयर करते हैं और रेंज जो है वो कह लें कि इन शॉर्ट कह लें कि हीलिंग को प्रोमोट करते हैं। ठीक है। और दूसरा अल्टीमेटली हमारा मकसद होगा कि जो उसकी रेंज लॉस हुई है उसको गेन करने की, कमिंग बैक टू द नॉर्मल, उसको वापस लाने की, और स्ट्रेंथ जो उसकी जो है गेन हुई है, जो उसकी लॉस हुई है। ठीक है। इंस्ट्रक्शन इन द होम रेंज ऑफ मोशन प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक जॉइंट मोबिलाइजेशन, ऑलरेडी डिस्कस। सो अपना मेटलैंड है, जो भी आपकी प्रैक्टिस है, और होम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हम उनको थेराबैंड के साथ, डेफिनेटली वहाँ पे थेरापिस्ट अवेलेबल नहीं होगा तो वो थेराबैंड यूज़ करके, या कोई भी ऐसी जो हम उसे होम प्रोग्राम में उसको डेमोन्स्ट्रेट करके बताएं, इस तरह करके। ठीक है। थैंक यू सो मच, दिस वॉज ऑल अबाउट द acute and chronic bursitis and its management. So thank you so much.